जोतदार कौन होते थे और कभी कभी जमींदारों से भी ये कैसे शक्तिशाली हो जाते थे। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जोतदार कौन थे, ये जमींदारों से शक्तिशाली थे कैसे। तो जोतदार जो थे वो किसान ही थे, लेकिन वैसे किसान जिसके पास बहुत अधिक जमीन हुआ करती थी। तो जोतदार गांव के वैसे किसान होते थे जिनके पास बहुत अधिक जमीन हुआ करती थी, और ये जो जोतदार होते थे वे किसानों से, क्योंकि गांव में रहते थे जोतदार, और जमींदार तो गांव में नहीं रहता, वो शहर में रहता था। तो जोतदार जो होते थे वे किसानों से काफी मेल मिलाव रखते थे, लगाव रखता था। जरूरत पड़ने पर ये जोतदार किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, जैसे शादी ब्याह का समय हो, पैसे की जरूरत तो सहयोग करते थे। तो ये जोतदार की बातों को काफी किसान मानते थे, उनका लगाव था जोतदार के साथ। इसलिए जोतदार क्या करते कि कभी कभी कहते कि आप राजस्व की राशि जमींदारों को ना दे, या फिर जो ऊंचा दाम राजस्व का रखा है जमींदारों ने उसका विरोध भी करते। किसानों के साथ ये भी साथ आ जाते कि नहीं आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो विरोध करते। तो किसान को अपना हित में कर लेते कौन, जोतदार। तो किसानों को अपना हितैषी बना लेते जोतदार। इसके अलावा विरोध तो करते ही ऊंची मांग का राजस्व का, इसके अलावा वे ये किसानों को उकसाते कि आप राजस्व देने में लेट कर कीजिए, ताकि इसके पीछे जोतदार जमींदारों से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अब समझते हैं बटाईदार। ये जो बटाईदार होते थे वो जो जोतदारों के जमीन पर खेती करते थे और आधा हिस्सा खुद रख लेते थे और आधा हिस्सा जोतदार को देते थे। तो ऐसे हम लोग जानते हैं बटाईदार, हम लोग गांव में भी बटाई करते हैं खेत को, तो बटाईदार बोलते हैं। और इसका अन्य नाम था अधियारो और बरगदारो, बटाईदार का। सिकमी रैयत क्या है, तो जो बहुत छोटे किसान होते थे उनको बोला जाता था सिकमी रैयत। वे क्या करते थे, किसी किसान की किसी रैयत के छोटे से भूभाग पर कृषि करते थे, उन किसानों को कहा जाता था सिकमी रैयत। अगला है नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने कुछ प्रयास किए थे। क्या क्या प्रयास किए थे, क्योंकि नीलामी हो रहा था, वो राजस्व की राशि जमा नहीं कर पा रही थी कंपनी को, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हुई था। तो उससे बचने के लिए कुछ तरीका अपनाया जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ। पहला फर्जी नीलामी। फर्जी नीलामी क्या था कि जब नीलामी होता सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारों का जमींदारी, तो अपने ही व्यक्ति को खड़ा कर देते थे उस नीलामी में, और अपना व्यक्ति जो होता था वो ऊंची बोली लगाकर जमींदारी खरीद लेता था। तो ये तो हुआ फर्जी नीलामी। अब जब नया जमींदार मिल गया जो कि उसी का व्यक्ति है, तो क्या करेगा, खरीद लिया, और जो चुकाने की बारी आएगा राजस्व की राशि, तो मना कर देगा कि हम नहीं, सक्षम नहीं कर पाएंगे। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से जमींदारी नीलाम होगा, और फिर वही हथकंडा अपनाएगा, अपना ही आदमी रहेगा इसमें, तीसरा है ना। ये एक जमींदार था, इसने बी को जमींदार बनाया, अपना ही आदमी, अब बी अपने ही व्यक्ति सी को बनाएगा, और इस तरह से बार बार प्रोसेस चलता। बार बार फर्जी नीलामी के बाद वादे से मुकरना होता था जमींदारों को, और इस प्रकार से घूर फिर कर पहले ही जमींदार के हाथ में कुल मिलाकर जमींदारी रह जाती। तो एक के बाद एक फर्जी नीलामी चलता, ये प्रोसेस काफी चलता। और अगला जो तरीका अपनाया वो क्या किया, जमीन जितना होता था, एरिया जितना मालिक होता था जमींदार, उसका कुछ हिस्सा क्या कर देता था, अपनी पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से, बहू के नाम से कर देता था। तो स्त्रियों के नाम से जो भी जमीन होती थी, कंपनी ने ये नियम बना रखा था कि स्त्रियों के नाम से जो भी जमीन होगा उसका नीलामी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से वो नीलामी से वो जमीन भी वंचित रह जाता। और चौथा तरीका कर सकते हैं कि जो पुराने जमींदार होते थे वो लठैत रखते थे। अगर सपोज नया जमींदार मिल भी गया जो इसका अपना आदमी नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो नया जो जमींदार है उसके इलाके में जाने से डरता था, क्योंकि ये अपने साथ लठैत रखता था। और यहाँ के लोग पुराने जमींदार को ही पहचानते थे, क्योंकि पुराने जमींदार के साथ किसानों का जुड़ाव था, कहीं ना कहीं लोग जानते थे। तो अपना जमींदार तो समझ रहे हो पुराने जमींदार को। अब जब नया जमींदार जाएगा तो उसको साथ नहीं देंगे, किसान लोग भी साथ नहीं देंगे, और इनके जो लठैत है वो पीट के बाहर कर देंगे कि आप कहाँ से जमींदार बन के आ गए। तो लठैतों का सहारा भी हुआ करता था पुराने जमींदारों का। इसलिए इस प्रकार से नीलामी की समस्या से बचने का ये प्रॉपर तरीका उन लोगों ने, जमींदारों ने अपनाया। चलिए, जोतदार का अन्य नाम हम लोग जानते हैं, हवलदार, गोटीदार और मंडल। घाटीदार भी बोलते हैं, घाटीदार, मंडल। अब हम समझते हैं पांचवी रिपोर्ट को। पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखी। तो पांचवी रिपोर्ट ये एक प्रकार से दस्तावेज था, रिकॉर्ड था, जो तैयार किया गया एक समिति था, उसका नाम था परवर समिति। पांचवी रिपोर्ट, यह रिपोर्ट में पांचवी थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पांचवा रिपोर्ट, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद में भारत से बन के गया। किसके द्वारा बनाकर गया, तो परवर समिति के द्वारा। और कहां प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश संसद में। कब, 1813 में। 1813 में ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, यानी पांचवी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। कहां, ब्रिटिश के संसद में। कब, 1813। यह जो रिपोर्ट था वो 1002 पेज का था, और उसमें 800 से भी अधिक परिशिष्ट थे। अलग अलग विभागों के कार्यों का वर्णन था, किसानों के समस्याओं का वर्णन था, उसमें जमींदारों के विषय में वर्णन था, कलेक्टरों का वर्णन था, अलग अलग विभागों के कार्यों का वर्णन था। ये जो 800 परिशिष्ट है, मतलब अलग अलग टॉपिक पर लिखी हुई बातें हैं, टिप्पणी।
तो ये 5वीं रिपोर्ट ध्यान रखना है, कब प्रस्तुत किया गया? तो 1813। इसमें 1000 उपपृष्ठ और 800 से भी अधिक परिशिष्ट है। और 5वीं रिपोर्ट को किस समिति ने तैयार किया? प्रवस्थ। ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे ध्यान रखेंगे और सब्जेक्टिव में लिखेंगे। अगला है मेहताब चंद। अच्छा, जिस समय इस मराठी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल के नवाब तेज चंद थे, और यहाँ पर है मेहताब चंद। मेहताब चंद का जो शासनकाल था, ये बर्दवान के राजा रहे, यानी बंगाल के राजा रहे 1820 से 79 तक रहे। और इनके समय में जमींदारी प्रथा काफी फले फूली, मतलब अच्छा रहा। और इन्होंने, ये जो मेहताब चंद है वो भारतीय राजा थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया संथाल विद्रोह के समय, जो 1855 में हुआ। और 18 से क्या करना, तो ऐसा इसलिए नाराज थे क्योंकि ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी को व्यापार करने का भारत में अधिकार था, जबकि और भी कंपनी जो है वे चाह रहे थे कि भारत में व्यापार करें, क्योंकि ये देख रहे थे वहां के उद्योगपति की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, मालामाल, मतलब वो धनी होते जा रहा है, यहाँ पर तो बंगला बना रहा है आकर। तो मतलब ये चीज देखकर दूसरे में भी नहीं होता है कि हम भी व्यापार करते, हम भी धनवान होते। तो ये एक अधिकार को समाप्त करना चाह रहे थे, इसलिए नाराज थी ईस्ट इंडिया कंपनी से वहां के उद्योगपति। और देख ये भी रहे थे कि जो अगला व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो रहा है उसी के निजी व्यक्ति ही जा रहा है बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसी का अपना व्यक्ति ही व्यापारी बन रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं। इस बात से भी नाराज था कि दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो निजी व्यापारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग, उनके अपने लोग ही उसमें सम्मिलित हो रहे थे। तो इन कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थी वहां के, मतलब उद्योगपति वहां के नाराज थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये कारण ध्यान में रखें।